अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमारा टॉपिक जो है वह फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन जावा। हम असल में पढ़ रहे हैं, टॉप चैप्टर का नाम है फॉरेस्ट सोसाइटीज एंड कॉलोनिज्म, जिसमें आपको अभी तक पता ही होगा। हम देखते हैं ये फॉरेनर्स ने हमारे फॉरेस्ट रिसोर्स को कैसे एक्सप्लॉइट किया, हमें ही नहीं हमारे साथ हमारे फॉरेस्ट को कैसे एक्सप्लॉइट किया। परसों हमने देखा बास्तर में, छत्तीसगढ़ में, वो कैसे लोगों ने रिवोल्ट किया और कैसे उनको लगा कि हम एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। ये अब सारे लोग फील कर रहे थे, जो भी मतलब इनको ये ट्राइबल सोसाइटीज बोलते थे या फॉरेस्ट सोसाइटीज बोलते थे। बेशक इनकी नज़र में वो ज़्यादा सिविलाइज नहीं थे, लेकिन उनको अब पता लगा था कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ये हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ऐसे अगर दें हम इंडोनेशिया की बात करें, इंडोनेशिया अगर देखें आर्किपेलागो है ना, यानी ग्रुप ऑफ आइलैंड से बना, उसमें बड़े बड़े ग्रुप ऑफ आइलैंड जैसे जावा है, सुमात्रा है। तो कहते हैं अगर उधर जावा की बात करें, जावा जो था वो था तब आज से 4 सेंचुरीज पहले, वो मोस्ट ऑफ द एरिया इज वाज कवर्ड विद फॉरेस्ट, है ना। प्लेन्स भी थे वहाँ पे, लोग वहाँ प्लेन्स में भी रहते थे, लेकिन ज्यादातर इलाका जो था वो फॉरेस्ट से ही कवर था। आज दुनिया में मशहूर है किस लिहाज से, वो राइस कल्टिवेशन के लिहाज से, है ना। देखो वहां पे हुआ क्या। सबसे पहले आपको पता भी होना चाहिए, जैसे हमारे इंडिया पे किसने राज किया कॉलोनी 17-18 सेंचुरी में, है ना। एक वेव सी चली थी वास्को डे गामा के बाद ईस्ट वर्ल्ड को ऑक्यूपाई करने की, क्योंकि यहाँ पे स्पाइसेस हुआ करते थे और स्पाइसेस उनका सबसे मतलब अट्रैक्टिव चीज हुआ करती थी, जो जिसकी वजह से वेस्टर्नर्स यहाँ आया करते थे। बाद में उन्होंने अपनी पोजीशन यहाँ पे कंसोलिडेट की और रूलर्स बन बैठे। और उसी असना में इंडोनेशिया, श्रीलंका, फिलीपाइंस, चाइना, बाकी सब, कंबोडिया सारे मुल्कों को इन्होंने ऑक्यूपाई किया था। और इंडोनेशिया में जो तब जो वहाँ पे जो थे फॉरेनर्स थे, वो कौन थे, वो थे डच। कहते हैं उन्होंने भी एक फॉरेस्ट को ऐसे एक्सप्लॉइट किया जैसे इंडिया में किया, है ना। उनको भी वही उन चीजों के लिए जरूरत थी, लकड़ी के लिए, शिप बिल्डिंग के लिए। और अपने मुल्क से क्यों नहीं लाया, क्योंकि छोटा था। और फिर क्या हुआ, छोटा था तो फिर क्या हुआ, क्योंकि उनको 2-3 सेंचुरीज पहले वो एडवांस हो चुके थे, और उन्होंने जो भी थे वहां पे फॉरेस्ट रिसोर्स वो इंडस्ट्रीज में और शिप्स में, क्योंकि तब के टाइम में यूरोप में तकरीबन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था, तो उन्होंने सारे अपने फॉरेस्ट खत्म कर दिए थे। तो इनकी डिपेंडेंस सीधा ही थी अपनी कॉलोनीज पे। तो कहते हैं इनमें बहुत सिमिलरिटी, जो ब्रिटिश इंडिया में और यहाँ जावा में जो फॉरेस्ट लॉज थे डच ने जो बनाए, कहते हैं इनमें बहुत बड़ी सिमिलरिटीज थी, है ना। पर्पस भी था इनका सेम ही। कहते हैं वहां पे अगर अब तब की बात करें तो उन्होंने बराबर लोगों को वही एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया। एग्जैक्टली जो हमने पिछले बार देखा, उनको मतलब शिफ्टिंग कल्टिवेशन करने नहीं दी उनको, बाकी रिसोर्सेज जो जंगल पे उनके लाने नहीं दिए, उसके लिए फॉरेस्ट लॉज बनाए इनको, मतलब वो अपना वो लीगलाइज सिस्टम करने के लिए फॉरेस्ट लॉज बनाए। फॉरेस्ट लॉज किस लिए बनाए, इसलिए बनाए ताकि मतलब ये लोगों को अच्छी तरह एक्सप्लॉइट कर सके, है ना। तो अगर हम तब की बात करें, वहां पे तब एक कम्युनिटी हुआ करते थे, कलंगास कम्युनिटी। कलंगास कम्युनिटी जो थी उनकी जावा में बड़ी जबरदस्त इंपॉर्टेंस। जावा में जो थी फॉरेस्ट को काटने के लिए, इनको ग्रो करने के लिए, इनकी मेंटेनेंस के लिए, असली इनका काम था ही काटना, है ना। तो इनकी बड़ी जबरदस्त इंपॉर्टेंस थी। और ब्रिटिशर्स ने, ये हमें कैसे पता लगेगा इनकी इंपॉर्टेंस थी, कहते हैं ये कालांगास जो थे इक्वली डिवाइड किए गए। कब इक्वली डिवाइड किए, जब जावा का मारातम किंगडम जब स्प्लिट हो गई, ये 6000 जो थे फैमिलीज, इनको इक्वली डिवाइड किया गया। बाला आधा आपके हिस्से में, आधा हमारे हिस्से में, ठीक है। कालानागा को डिवाइड किया गया कब, जब माताराम की किंगडम को जो जावा में थी उसको जब डिवाइड किया गया। इतनी इनकी इम्पोर्टेंस थी। इम्पोर्टेंस क्यों थी, क्योंकि इनके बगैर वो टीक फॉरेस्ट को कट नहीं कर सकता था, है ना। तो अब फिर आए ब्रिटिशर्स ने भी इनकी सेवा ली,
ये सॉरी डच, उन्होंने भी इनका ये मदद ली। उन्होंने भी वही ऑन द प्रोटेक्स्ट ऑफ साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, वो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री नहीं थी, वो असल में थे एक्सप्लॉइटिव फॉरेस्ट्री, है ना, जिसमें वो एक्सप्लॉइट कर रहे थे। डच ने 19th सेंचुरी में वहां पे साइंटिफिक फॉरेस्ट्री स्टार्ट की, सेम वही लॉज पास की जो यहाँ पर थे। लोग भाई रेस्ट्रिक्टेड एरियाज जंगल में नहीं जा सकते हैं, इनकी मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो गई, ये फूड रिसोर्स, ये खाना वाना नहीं, हंटिंग नहीं कर सकते हैं, ये गैदरिंग नहीं कर सकते हैं, है ना, ये लकड़ी नहीं ला सकते। लकड़ी ला सकते सिर्फ कुछ पर्पज के लिए, जैसे किसी को कभी घर बनाना या कश्ती बनाना, उसके बगैर बिल्कुल नहीं परमिशन था। ग्रेजिंग नहीं कर सकते। अभी उनकी मतलब जो फॉरेस्ट सोसाइटीज, उनकी डायरेक्ट लिविंग उसी पे डिपेंड थी, उनकी लाइफ उसी पे डिपेंड थी, लेकिन उन्होंने इनका गला ही काट दिया, है ना। कहते हैं इतना एक्सप्लॉइट इन्होंने किया। अगर हम 1882 की बात करें, सिर्फ इस साल में 2,80,000 स्लीपर्स एक्सपोर्ट हुए। किससे? जावा से। जावा एक छोटा ही आइलैंड, जो छोटा भी नहीं, एक आइलैंड से इतने स्लीपर्स उन्होंने ले लिए, है ना। तो वहां पे क्या करते थे ये लोगों को, आप जो भी फॉरेस्ट में लोग रहते थे उनको रेंट पे लैंड कल्टीवेट करने देते थे, ठीक है। और बाद में क्या हुआ, जब ये उनको फॉरेस्ट काटने की जरूरत पड़ी, उनका वो लैंड जो रेंट थी वो ऑफ कर दी, लेकिन उसके बदले में उनको क्या करना पड़ता, उसके बदले उनके 2 काम करने पड़ते थे। एक तो फ्री लेबर देना पड़ता था, है ना, किनको, कलंगन कम्युनिटी को। एक तो फ्री लेबर देना पड़ता, और अपनी भैंसें जो हैं वो लकड़ी ढोने के काम लगानी पड़ती थी। और इस सिस्टम को बोलते हैं ब्लैंक डॉन डिस्टेंस सिस्टम, इसको बोलते थे, ठीक है। और ब्लैंक डॉन सिस्टम के मुताबिक आपको लगा पता, लोगों को रेंट फ्री लैंड दी गई, लेकिन इनको फ्री लेबर और ये बिफेलो सर्विस देनी पड़ती थी लकड़ी को ढोने के लिए। फिर ये तो रही यहाँ की बात। आते आते 1890 हुआ। 1890 में और एक बंदा आया, उसका नाम था सोनेंटिको सिमन। उसने क्वेश्चन किया, बोला ये हवा, पानी, जमीन, ये सब अल्लाह की तरफ से, ऊपर वाले की तरफ से, ये हमारा गिफ्ट है, ये इसको कैसे, ये स्टेट इसको कैसे ओनरशिप क्लेम कर सकती है ना। तो उसने इसके खिलाफ एक मूवमेंट चलाई। तो इसके इन लॉज जो थे, उनने इसके सन इन लॉज जो थे, उन्होंने इसकी बहुत सारी मदद की। और 1907 आते आते तकरीबन 3,000 फैमिलीज जो थी वो मतलब लैंड रेंट देने से या फ्री सर्विस देने से इसे उन्होंने इनकार कर दिया। किनको? ये डच को, क्योंकि वो इंस्पायर थे किससे? इसे सोनेंटिका से। तो विद दिस वी कंप्लीटेड दिस चैप्टर। और नेक्स्ट चैप्टर में हम इसी का थोड़ा सा भाग देखना है, वर्ल्ड वार्स का जंगलों पे क्या असर पड़ा, बस उसके साथ हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। अच्छा, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। टिल देन खुदा हाफिज़।